नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैंडीकैप कैटेगरी से संबंधित सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन, जितने भी आपकी सर्टिफिकेट से संबंधित है, कैटेगरी, टाइपिंग एग्जामिनेशन 2024 में कौन सी जॉब आने वाली है और तमाम तरीके की एमडी कैटेगरीज में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, किस तरीके से उनके सर्टिफिकेट में क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन सी कैटेगरी, सब कुछ मतलब टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। कम से कम 7-8 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो कि सभी लोगों के डाउट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो कैटेगरी को लेकर है दोस्तों। काफ़ी सारे मैसेज आते हैं। ठीक है, पहला हमारा है जो कि पीडब्ल्यूडी लोगों की कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना। तो जो पीडब्ल्यूडी लोगों की कैटेगरीज होती है वो कौन कौन सी कैटेगरी है और किस तरीके से। अब मेरे पास कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मुझे आई में प्रॉब्लम है, तो क्या मैं मतलब विजुअली हैंडीकैप से फॉर्म भर दूं। अब फॉर्म तो तभी भरोगे ना जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कितने % का सर्टिफिकेट है, और तो तभी तो आप उस कैटेगरीज में आओगे। ऐसे थोड़े ना कि आपको लग रहा है कि आपको कम दिखाई देता है तो आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, बिल्कुल गलत है। ऐसे आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है दोस्तों। आपको फिल तभी करना है जब आपके पास सर्टिफिकेट है। अगर आपको लास्ट में सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा डीवी के टाइम, नहीं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको कैटेगरीज होनी चाहिए, और कैटेगरीज में जो मिनिमम क्राइटेरिया है दोस्तों, जो मिनिमम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, वो आपके पास 40% मिनिमम होना चाहिए कोई भी फॉर्म भरने के लिए। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तो 100 होता ही है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको मिनिमम तो 40% और मैक्सिमम 100% का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैटेगरीज की बात करें तो लगभग 4 कैटेगरीज इसमें है दोस्तों। OH, अब कई जगह आपको ये OH ही LD दिखी हुई मिलेगी। कई जगह क्या होगा, जो OH कैटेगरी है यही LD कैटेगरी में मेंशन होगी, इसी को LD बोलते हैं। दूसरी कैटेगरीज है VI को बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, जो कि विजुअली हैंडीकैप कैटेगरीज में आते हैं। तीसरी है हेयरिंग हैंडीकैप HH, और फोर्थ है MD कैटेगरी, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरीज में जो आते हैं। अब देखिए, MD कैटेगरी जो है पहले ये नहीं थी, ये बाद में कैटेगरीज बनाई गई। तो इस कैटेगरीज में कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है यहीं पर आपको कंप्लीट बता करके चलता हूँ। देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका मतलब है मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपके एक हैंड में प्रॉब्लम है और दूसरे हैंड में है तो आप मल्टीपल में आओगे, या आप एक हैंड और एक लेग में प्रॉब्लम है तो मल्टीपल में आओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं आओगे। अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि हमारी एमडी कैटेगरी होगी तो उनकी एमडी कैटेगरीज नहीं होगी। एमडी कैटेगरीज में कौन शामिल होता है उसको आप यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल डिटेल में सही तरीके से। अगर आपकी OH कैटेगरीज है, मान लीजिए OH में आपका सर्टिफिकेट है दोस्तों 30% का, प्लस VI कैटेगरीज है आपकी, VI में आपके पास सर्टिफिकेट है 20% का, तो टोटल मिलाकर आपके पास जो बनेगा वो 50% का बनेगा। और ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, MD कैटेगरी। तो MD कैटेगरी की अगर हम भाषा देखें, अगर इसकी परिभाषा को देखें एक तरीके से, तो अगर OH प्लस VI बराबर MD हो जाएगा, OH प्लस HH बराबर MD हो जाएगा, HH प्लस VI बराबर MD हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यानी कि कोई दो कैटेगरीज आपस में अगर मिल जाएगी तब जाकर के आपका MD का सर्टिफिकेट बन जाएगा, VI OH। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है MD कैटेगरी का। भले ही आपका यहाँ पर अगर एक कैटेगरीज मान लीजिए आपकी HH कैटेगरीज में आपको 10% की प्रॉब्लम है और OH में आपको 30% की प्रॉब्लम है, तब भी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होती है कैटेगरीज में। अब इन कैटेगरीज में कौन कौन किस किस में शामिल होता है वो भी आप जान लें। इसमें देखिए, इसमें जो आते हैं वो आते हैं ऑर्थोपेडिक, यानी कि हड्डी से संबंधित।
इसमें जो आते हैं वो आते हैं विजुअल, यानी कि आई से, आंख से संबंधित। इसमें जो आते हैं वो आते हैं ईयर, यानी कि कान से संबंधित। अगला है एमडी, इसमें कोई भी दो कैटेगरी, कोई भी दो कैटेगरी शामिल होंगी तो वो इसमें एमडी कैटेगरीज में आ जाएंगे। ठीक है, ये तो था दोस्तों आपकी कैटेगरी से संबंधित जो भी कैटेगरी का क्राइटेरिया है वो सब कुछ, कैटेगरी कौन सी कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी कैटेगरीज किस में आपके आएंगे, तो आपको ध्यान से अपना अभी पता कैसे चलता है आपको कि आपका OH का सर्टिफिकेट बना हुआ है, VI का बना हुआ है, HH का बना है या MD का बना है, किस तरीके से आप पता करेंगे। भले ही आपको लगता हो कि मुझे दो प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने दो का ही सर्टिफिकेट बनाया है, एक का ही बनाया है, तो उसके लिए आपको जो डाउनलोड करना होता है वो करना होता है ऑनलाइन सर्टिफिकेट। ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड होगा, तो ये होगा UDID कार्ड। आपके पास UDID कार्ड होगा, उस UDID कार्ड से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट को, और इसके लिए जो साइट है वो स्वावलंबन साइट है, स्वावलंबन। स्वावलंबन पर जाकर, इस साइट पर जाकर के आप लोग अपना जो UDID का सर्टिफिकेट है वो नंबर आप भरेंगे तो जाकर के इसमें मिलेगा आपको ई डिसेबिलिटी कार्ड। इस स्वावलंबन के अंदर जैसे आप जाओगे तो यहाँ मिलेगा ई डिसेबिलिटी कार्ड का ऑप्शन, डिसेबिलिटी कार्ड का ऑप्शन। ठीक है, ये ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। उस ऑनलाइन सर्टिफिकेट में आपकी कैटेगरीज मेंशन होगी कि आपकी कौन सी कैटेगरीज है। उसमें 3 कॉलम आपको मिलेंगे, A, B और C। इस तरीके से पहले कॉलम में लिखा होगा कि आपको कौन सी मतलब आपकी प्रॉब्लम है, इनमें से VH है आपकी, LD है या VI है, विजुअली है। दूसरा लिखा रहेगा आपको प्रॉब्लम क्या है, जैसे OH में आपके हैंड में प्रॉब्लम है, फिर आपकी लेग में प्रॉब्लम है, फिर और कोई अन्य तरीके की प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है वो B पार्ट में लिखा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आपको ई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जरिए, उसमें साफ साफ इंग्लिश में लिखा रहता है, जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा जो डॉक्टर का बनाया हुआ होगा उसमें तो भाषा समझ ना आ सके, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा कि सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम कौन सी लिखी हुई है। चलिए दोस्तों, अब अगली बात करते हैं जो टॉपिक है अपना, वो है 2024 की जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब है। 2024 में जो भी गवर्नमेंट जॉब आने वाली हैं उन सभी के ऊपर देखिए, सबसे पहली जो जॉब रहती है दोस्तों वो जो हर साल लगभग आएगी वो आएगी SSC के थ्रू। SSC, और SSC में लगभग 3 से 4 तरह की जॉब आपको देखने को मिलेंगी। एक तो अभी जो फेज आई थी, फेज 11-12 करके हर साल जो जॉब निकलती है, फेज 10, फेज 11, फेज 12, इसमें आपको MTS की भी, इसमें जो है CHSL और CGL तीनों, यानी कि 10th बेस, 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस पर ये पोस्टें रहती हैं। तो इन पोस्टों में जो है आपको इतनी ज़्यादा इसमें वैकेंसीज नहीं आती, हालांकि इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। तो ये फॉर्म तो ठीक है, आप लोगों ने भर भी दिया होगा इसकी, अभी पिछले महीने ये फॉर्म निकले हुए थे। इसके अलावा दूसरा है CGL, फिर आपका CHSL और ये एक आता है MTS। तो अगर हम इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए CGL में जो है आपको चाहिए होती है ग्रेजुएशन, आपके पास BA हो सकती है, BCom, BSc,
BBA BTech कुछ भी हो आपके पास, और CHSL आएगी 12th बेस पर, और ये आएगी आपकी 10th बेस पर। इसमें आपके होंगे दो एग्जाम, टायर 1 और टायर 2। इसमें भी 2 एग्जाम होंगे। इसमें होगा सिर्फ एक ही एग्जाम। इसमें होगी आपकी प्लस में टाइपिंग, इसमें भी प्लस में टाइपिंग, और इसमें कोई टाइपिंग नहीं होगी। तो अगर हम इसमें बात करें, देखिए जैसे टाइपिंग क्या है, कुछ लोग टाइपिंग नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, जितने भी लोग टाइपिंग नहीं कर सकते उनको मिलता है एक फॉर्मेट एग्जाम्शन का। जब नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको एक फॉर्मेट दिखेगा एग्जाम्शन का। उस पर आपको जो आपके मेडिकल चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि CMO होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके साइन होंगे, कुछ डॉक्टर के साइन होंगे। उस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन से। जैसे CGL का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करोगे और CHSL का नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको टाइपिंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट दिखेगा। वहाँ से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है और उस पर साइन लगवा करके, फिर जैसे आपने SSC के कुछ रीजन होते हैं, CR रीजन, NR रीजन, यानी कि आपने जिस भी जोन से उसके रीजन से फॉर्म भरा है उसकी मेल खुलेगी, आपके पास मेल आएगी, उसमें दिखेगा कि यहाँ पर आप उसको अपलोड कर दो। तो उस मेल के माध्यम से आपको भेजना है, उस पर मेल करनी है आपको उसी रीजन पर कि ये मेरा टाइपिंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है। उसकी कोई डेट आती है, टाइपिंग जैसे ही आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग से पहले उसकी डेट आएगी, हर साल पहले ही डेट आएगी उसकी, कुछ दिन पहले। और उसके जब भी डेट आती है मैं वीडियो बना भी देता हूँ कि इस डेट तक आप लोगों को, इन 2-3 डेट के अंदर आपका अपना एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करना है उस रीजन पर। जैसे SSC CR, SSC NR, SSC, जो भी SSC के ऑफिस होते हैं उनमें जा करके, उनमें आपको या तो यहीं से मेल कर दें या फिर वहाँ पर भी आप जा करके दे सकते हैं। मेल ही उसका ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आप ले भी जाएँ उसे, जो आपका सेंटर है जहाँ पर मेन एग्जाम के साथ इसमें टाइपिंग होती है दोस्तों। जैसे मेंस होगा ना, जैसे सेकंड एग्जाम जो होगा मेंस होगा, उसके साथ ही आपकी टाइपिंग होगी। तो आप अपना सेंटर पर भी लेकर के चले जाएं टाइपिंग एग्जामिनेशन वाले पार्ट को। तो ये थी SSC की जॉब। अब SSC की जो अगली वैकेंसीज आएगी वो CHSL आएगी, MTS आएगी, CGL आएगी, और इसके अलावा एक कोर्स में स्टेनो की भी वैकेंसीज आती हैं। स्टेनो में नहीं आपको कोई एग्जामिनेशन वगैरह मिलेगी, इसमें तो आपको सारा कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें स्टेनो लिखनी होती है और ये प्रोसेस हार्ड प्रोसेस होता है जो कि, ठीक है, ये SSC का एक और एग्ज़ाम है। इसमें आपको पहले एग्जाम होगा, फिर इसमें स्टेनो लिखनी पड़ेगी, और जो स्टेनो भाषा लिखी होती है उसको कंप्यूटर में आपको लिखना होता है। उसमें कोई किसी भी तरीके की कोई एग्जामिनेशन इसमें नहीं मिलती। चलिए आगे हम बात करें दूसरा। जो सेकंड जॉब होगी वो होगी बैंकिंग की। इसमें भी कई सारे पार्ट में आपकी वैकेंसीज आएंगी। एक आएगा आपका पास IBPS, RRB, PO, ठीक है, और ये क्लर्क की। एक IBPS, PO, IBPS, क्लर्क। इसके अलावा SBI PO, SBI क्लर्क। एक आएगी आपके सामने RBI असिस्टेंट, LIC, नाबार्ड, और भी काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज। तो जो PO लेवल है दोस्तों, जो PO है, जहाँ पर ये PO है, PO, इन सब में क्या होगा, इन सब में इंटरव्यू होंगे, इन सब में लास्ट में इंटरव्यू भी होंगे। और जो बाकी क्लर्क है उसमें प्री प्लस मेंस, और सारा कुछ ये प्रोसेस होता है बैंकिंग का ग्रेजुएशन बेस पर। सारा कुछ ग्रेजुएशन बेस पर होता है, और इसमें आपका प्री प्लस मेंस एग्जाम होता है। तो ये होता है बैंकिंग का प्रोसेस। और अगर हम बात करें इसमें कैटेगरीज की, कुछ लोगों की कैटेगरीज होती है कि जैसे OA, BA, OL, BL, तो सभी लोगों को इसमें सभी कैटेगरीज में शामिल होती है। सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हम बात करें, बाकी तो डीपली बात कर लेंगे और
एग्ज़ाम्स की। तो अभी इसमें और हम आगे देखें तो रेलवे की वैकेंसीज आएंगी। रेलवे में टेक्नीशियन की है आपकी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब। इसके अलावा टीचिंग में सीटेट, यूपीटेट, ये सब आपको क्लियर करने हैं। यूपी ट्रिपल एससी। अब मेन पॉइंट है हमारा टाइपिंग एग्जामिनेशन को लेकर के अगला। देखिए टाइपिंग एग्जामिनेशन में क्या, टाइपिंग एग्जामिनेशन किस किस को मिलेगी, किस किस कैटेगरीज को टाइपिंग एग्जामिनेशन मिलती है। तो टाइपिंग एग्जामिनेशन एक तो वन आर्म जो कैटेगरी, बोथ आर्म, विजुअली हैंडीकैप को कहीं कहीं इनको या फिर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो इन लोगों को टाइपिंग एग्जामिनेशन मिलती है। अब इसका पता कैसे लगाएं कि टाइपिंग एग्जामिनेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जिस भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में आपको देखना होता है फॉर्मेट, क्या टाइपिंग एग्जामिनेशन फॉर्मेट दिया है या नहीं दिया। अगर उसमें नहीं दिया तो इसका मतलब आपको एग्जामिनेशन नहीं मिलेगी। अगर उसमें टाइपिंग एग्जामिनेशन फॉर्मेट दिया हुआ था तो आपको एग्जामिनेशन मिलेगी। तो ये उसी चीज़ पर निर्धारित करता है आपके नोटिफिकेशन में। जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट है, एनबीएस है, केबीएस है, उनमें कहीं कोई फॉर्मेट नहीं दिया होता तो उसमें आपकी टाइपिंग जरूर होगी, उसमें आपको एग्जामिनेशन नहीं मिल पाएगी, फिर उसमें आप लोगों को कोई फायदा नहीं है फॉर्म भरने का। जैसे रेलवे के अंदर है उसमें फॉर्मेट दिया होता है, एसएससी के अंदर है उनमें फॉर्मेट दिया होता है, तो वो सब फॉर्मेट आप जो लोग जो है देख सकते हैं, उसमें आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, वो टॉपिक है हमारा कि आज जनरल कैटेगरीज में, जनरल कैटेगरी में कैसे जाते हैं। देखिए कई लोगों का डाउट होता है कि हम जनरल कैटेगरी, मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी एससी कैटेगरी है, कोई पीडब्ल्यूडी में एसटी है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस है। तो इनका ये डाउट होता है क्या, अगर मान लीजिए जैसे कोई एससी कैटेगरीज है और एससी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 70 नंबर है, वही पीडब्ल्यूडी एससी की कट ऑफ 75 नंबर है, तो अगली बार ये सोचता है कि मैं या इस कैटेगरीज में चला जाऊंगा या नहीं चला जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आप पीडब्ल्यूडी एससी हैं, तो अगर आप अपनी एससी कैटेगरी से फॉर्म भरोगे तो आप एससी कैटेगरी में चले जाओगे। लेकिन अगर उस एग्जाम में मेडिकल हुआ और आप उस मेडिकल में आपके पास ये सर्टिफिकेट, आपने पीडब्ल्यूडी नहीं लगाया, तो बाहर हो जाओगे। अगर आपका उसमें मेडिकल नहीं है उस एग्जाम में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर आप अपनी कैटेगरी से भर सकते हैं। दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी अगर एससी के बराबर नंबर ले आता है, पीडब्ल्यूडी एससी जो है वो एससी कैटेगरी के बराबर नंबर ले आता है, तो क्या वो इस एससी सीट पर जाएगा? वो बिल्कुल भी इस पर नहीं जाएगा, वो जर्नल में तो चला जाएगा। लेकिन जर्नल में जाने का क्या प्रावधान है जनरल कैटेगरीज में? तो देखिए जनरल कैटेगरीज में एक तो आपकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट पूरी ना हुई हो, एज लिमिट कंप्लीट ना हो, ठीक है। दूसरी बात, किसी प्रकार का कोई एग्जाम्शन ना लिया हो, टाइपिंग एग्जाम्शन वगैरह, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टाइम ना लिया हो, तो वो भी कुछ एग्जाम्स में जा सकते हैं। जैसे एसएससी में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, कुछ एग्जाम्स में आप जा सकते हैं। किसमें? जनरल कैटेगरीज में। अपनी कैटेगरीज में नहीं जाओगे, उसमें भी जनरल कैटेगरीज में जाओगे आप, ठीक है दोस्तों। जनरल कैटेगरीज में जाओगे, उसमें भी आप अपनी कैटेगरीज में नहीं जाओगे, कुछ एग्जाम्स में, वो भी सभी एग्जाम्स में आप इसमें नहीं जा पाओगे। क्या 2 रिजर्वेशन का फायदा मिलता है कुछ, जैसे आपने मान लीजिए आप पीडब्ल्यूडी में अलग अलग, कोई पीडब्ल्यूडी जनरल है, पीडब्ल्यूडी एससी है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी है, तो उसको क्या अपने कैटेगरीज के हिसाब से, यानी कि जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी में भी रिजर्वेशन होता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वो कैटेगरीज में जाता है, ओएच कैटेगरी, वीआई कैटेगरी, एचएच, एमडी। उसकी यहाँ पर ये सब कैटेगरीज नहीं देखी जाती कभी भी किसी भी एग्जाम में, सिर्फ 1-2 एग्जाम को छोड़ करके, वो भी कहीं कहीं पर।
नहीं तो आपका इसी में ये सब कुछ रहता है। IIT JEE में ऐसा होता है कि ये OBC वगैरह आ जाते हैं। RBI में ऐसा होता है थोड़ा बहुत कि OBC SC ST EWS ये देख लिए जाते हैं, बाकी किसी भी एग्जाम्स में ऐसा नहीं देखा जाता। OBC PWD के अंदर का रिजर्वेशन नहीं देखा जाता, वो आपका सिर्फ अपनी कैटेगरीज देखी जाती है। तो जनरल कैटेगरीज में जा सकते हैं, अपनी खुद की कैटेगरीज में नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए आप ST हैं, अगर ST की कट ऑफ 50 नंबर पर है नॉर्मल, और आपकी कट ऑफ 55 चली गई OH कैटेगरी की या VI कैटेगरी की, तो आप इसी कैटेगरीज में रहोगे। ठीक है दोस्तों, आप अपनी कैटेगरी में रहोगे, भले ही आप अगर नॉर्मल कैटेगरी से फॉर्म भरती है अपनी कैटेगरी से, वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा भी कई बार होता है। तो आप इस तरीके से अगले पॉइंट की बात करते हैं हम दोस्तों, मेडिकल किस तरीके से होता है। मेडिकल के ऊपर, तो मेडिकल में दोबारा जांच होती है। काफ़ी लोगों का डाउट आता है कि मेडिकल में दोबारा से जांच होती है, जो एक बार जांच होगी, तो कुछ एग्जाम्स में होता है, कुछ में नहीं होता। रेलवे का अगर मैं बताऊं तो उसमें होता है। उसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि 40% सर्टिफिकेट था, उसको 30 कर दिया है। बाकी किसी एग्जाम्स में इतना खास डीपली नहीं देखते जितना रेलवे देखता है। रेलवे काफ़ी अच्छे तरीके से मेडिकल करता है। बाकी SSC में भी ठीक है, नॉर्मल सभी पास हो ही जाते हैं, जो भी सर्टिफिकेट में ज़्यादा दिक्कत अगर उन लोगों की नहीं है। कुछ कैटेगरीज क्या ओवर आपने जैसे 1 लाख कैटेगरीज है और उस ऑप्शन फॉर्म में 1 लाख नहीं दिया हुआ BL है, तो क्या इस तरीके से उनको लिया जा सकता है? तो उनको फिर नहीं लिया जाता। अगर उसमें ज़्यादा ही डीपली अगर उन्होंने मेंशन बिल्कुल क्लियर करके रखा है, अगर उन्होंने लिखा है सिर्फ OH कैटेगरी, तो फिर उस कैटेगरीज में सभी इंक्लूड होंगे। और अगर उन्होंने डीपली लिख दिया कि सिर्फ इसी कैटेगरीज को लेंगे, तो फिर उस आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जा सकता है। अगर आपकी तो दोबारा से कोई चेकिंग नहीं होती, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ज़्यादा किसी एग्जाम्स में